जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट ई पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, यह हम पहले ही अपने वीडियो में बता चुके हैं जब वर्ल्ड बैंक पढ़ा रहे थे। दोस्तों, आईएमएफ कैसे आया तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारत की और अदर देशों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो हमें एक ऐसे संगठन की जरूरत थी जिससे हम लोन लेकर अपने देश को बिल्ड कर सके। यानी कि आसान भाषा में समझें तो आईएमएफ बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि कोई ऐसा संस्था बनाया जाए जो विश्व के सभी देशों पर नियंत्रण रख सके और लोन देकर उसका विकास कर सके। अगर इसका प्रस्ताव देखें कि यह प्रस्ताव आया कहां से, तो 1944 में अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स से सम्मेलन किया गया था। 1944 में, उसी में इसका प्रस्ताव आया था और इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों, इसके सदस्य देशों की संख्या देखें तो 189 देश हैं। वर्तमान प्रमुख अगर देखें जो 2020 में वर्तमान प्रमुख हैं तो क्रिस्टोलिन जियोर्जिवा जी हैं। इसके कुल पूंजी देखें इसका तो 4,75,604.5 मिलियन एसडीआर है। और अगर कोटा का निर्धारण देखें तो मतलब कोटा का निर्धारण क्या होता है दोस्तों, इसके निर्माण के समय हम देखते हैं कि आईएमएफ के निर्माण के समय यह निर्णय लिया गया कि इसको चलाने के लिए इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा एक कोटे का निर्माण होगा जिसमें सभी फंड देंगे। और यह फंड कैसे निर्धारित होगा, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के अनुसार कोटा का निर्धारण होता है। यानी कि आपके देश का कितना राष्ट्रीय आय है उसी के अनुसार आप कुछ हिस्सा पूंजी आप आईएमएफ में दे सकते हैं। और स्वर्ण मुद्रा के ऊपर डिपेंड करता है, विदेशी मुद्रा का भंडार आपके पास कितना है वह है, और व्यापार शेष कितना है। अगर कोटा एंड वोटिंग मताधिकार देखें कि वर्तमान में सबसे ज्यादा कोटा किसका है, यानी कि पूंजी किसका है और वोट किसका है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आता है कि यूएसए का सबसे ज्यादा कोटा है और उसका वोट भी सबसे ज्यादा है। अगर यूएसए का कोटा देखें तो 82,994.2 है, प्रतिशत इसका 17.4% है, और वोट देखें तो सबसे ज्यादा 16.52 है। दूसरे नंबर पे जापान आता है जिसका कोटा 30,820.5 है, प्रतिशत 6.48% है और वोट 6.13 है। तीसरे नंबर पर चीन आता है, 30,482.9 कोटा है इसका, 6.4% इसका है और वोट इसका 6.09 है। चौथे नंबर पे यूके आता है, 20,155.1 इसका कोटा है, 4.24% है और वोट इसका 4.03 है। और सबसे लास्ट में यानी कि पांचवें नंबर पर भारत आता है। भारत 13,114.4 इसका कोटा है और इसका प्रतिशत देखें तो 2.7% इसका हिस्सा है और वोट देखें तो 2.63 इसका वोट है। दोस्तों, और अगर हम आईएमएफ के बारे में देखते हैं तो आईएमएफ को दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। और आईएमएफ की स्थापना के समय जितने भी केंद्रीय बैंकों के गवर्नर थे, यानी कि 1944 में जितने भी केंद्रीय बैंक के गवर्नर थे उस समय, यानी कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में वो वहां पे उपस्थित थे। और उस समय भारत के अगर गवर्नर को देखा जाए, केंद्रीय बैंक के गवर्नर को देखा जाए, तो उस समय के वर्तमान केंद्रीय बैंक के गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। और अगर इसके कार्य को देखें तो इसका कार्य दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी देश, किसी भी देश की भुगतान संतुलन की स्थिति खराब है, उसके पास किसी वस्तु को आयात करने के लिए पैसे नहीं हैं, उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, तो उस देश को यह लोन देगा और उसके विकास के लिए यह लोन देगा और सहायता भी करता है। मतलब आपको लोन के साथ साथ आपको सलाह भी देता है। दूसरे नंबर पर अगर देखते हैं कि यह क्या करता है, तो विदेशी विनिमय पर विभिन्न देशों द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी कि विभिन्न देशों द्वारा प्रतिबंध, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी देश के आयात और निर्यात को हम अपने मर्जी के द्वारा रोक नहीं सकते। इसके लिए हम आईएमएफ से परामर्श लेंगे, आईएमएफ के सलाह पर ही हम किसी देश के आयात और निर्यात पर रोक लगा सकते हैं।
और तीसरा देखते हैं, कोई भी देश अपने मर्जी से अपने मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करेगा। यानी कि अवमूल्यन मतलब ये होता है कि अपने मुद्रा का रेट नहीं गिराएगा। जब कोई भी देश अपने मुद्रा का रेट गिरा देता है दोस्तों, तो उसके यहाँ व्यापार की स्थिति बढ़ जाती है, तो इससे दूसरे देशों को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए आईएमएफ से परामर्श लेकर ही अपने देश के मुद्रा का अवमूल्यन कर सकते हैं। अगर वर्तमान में भारत द्वारा जो आईएमएफ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अगर वो देखा जाए तो वर्तमान में डॉक्टर राकेश मोहन जी हैं। दोस्तों अगर कार्य प्रणाली की इसके बारे में बात करें तो यह विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय देखता है। तो क्रय विक्रय मतलब यह होता है कि आपको यानी कि भारत जैसे डॉलर खरीदना चाहता है तो आईएमएफ के पास जाके बोलता है कि हमें डॉलर चाहिए। यानी कि हम अगर अमेरिका से कुछ किसी वस्तु को निर्यात करना चाहें तो उसको हमें डॉलर देना पड़ेगा भुगतान के रूप में। तो हमें डॉलर देने के लिए हमें डॉलर कहां से मिलेगा, तो हम आईएमएफ के पास जाकर डॉलर मांगते हैं। तो आईएमएफ क्या करता है, वो बोलता है कि आप हमें स्वर्ण दे दीजिए या तो आप अपना रुपया दे दीजिए, हम आपको डॉलर दे देते हैं। तो यह यही कार्य करता है, क्रय विक्रय को सुविधा प्रदान करता है। और विनिमय दर की स्थिरता प्रदान करता है। विनिमय दर की स्थिरता मतलब कोई भी देश अपने मुद्रा का अवमूल्यन न कर सके, उसी को विनिमय दर बोलते हैं। विनिमय दर की स्थिरता प्रदान करता है। और बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन को ठीक करने में सहायता यह करता है। और चौथा सामान्य सुविधा। सामान्य सुविधा मतलब अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी और जरूरत होगी तो यह आईएमएफ में और कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर इसका उद्देश्य देखें तो कार्य प्रणाली और उद्देश्य लगभग समान ही है। उद्देश्य को देखें तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, और दूसरा वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, तीसरा सतत आर्थिक विकास एवं उच्च रोजगार को बढ़ावा देना, चौथा दुनिया भर में गरीबी स्तर को कम करना, पांचवा भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना। अगर इसका रिपोर्ट देखें कि आईएमएफ द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह दोस्तों क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि ऐसे रिपोर्ट दे देगा और पूछ लेगा कि यह जारी किया जाता है, ऑप्शन दे देगा यूएनओ द्वारा, आईएमएफ द्वारा, डब्ल्यूटीओ द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। तो रिपोर्ट देखते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है, इसका प्रमुख रिपोर्ट है। ये मतलब दो प्रमुख रिपोर्ट है, ये ज्यादातर जारी ही करता है। तो पहला क्या है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक है के नाम से जारी करता है। अगर एक नोट करने वाली बात अगर देखें तो विकास बैंकों की तरह आईएमएफ विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता। थैंक यू दोस्तों।